Hello friends, welcome to Drona Academy. So from today we are going to start the very first chapter of geography class 10th, that is the resources and development. ओके तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज मतलब क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है आपकी कंट्री के अंदर, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें कुछ इस तरीके से कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या हुआ? कोई भी रिसोर्स, फॉर एग्जांपल अभी अपन मान लो कि ऑयल की बात करते हैं, तो ऑयल जो सी बेड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपके पास में इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप उस ऑयल को सी बेड में से निकाल पाएँ। ठीक है, जब तक आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्स, पर्टिकुलर रिसोर्स किसी काम का ही नहीं है। ओके तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजेबल मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज आपके पास में जब तक आप तक पहुंचते हैं तब तक उसकी प्राइस ऑप्टिमम होनी चाहिए। ओके ऐसा नहीं कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और आप उसको परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड थर्ड, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब जो सोसाइटी एज अ होल जो है उसको अगर आराम से एक्सेप्ट कर सके तो फिर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को रिसोर्स बोल सकते हैं। नाउ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अब नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है। कैसे, आप समझिए। नेचर के साथ में हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक रिलेशन बनाते हैं एंड फाइनली इंस्टीट्यूशन के थ्रू उसको कैरी आउट करते हैं। आप कुछ ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री जो इंडिया की इंडस्ट्री है, वो सी बेड से ऑयल निकालने का काम कर रही है। मतलब उसने नेचर के साथ में इंटरेक्ट करा, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। बाद में उसने एक इंस्टीट्यूशन बनाया रिलायंस कंपनी के नाम से, और फिर साथ में उसने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड है। सो दैट विल बी योर द इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब आपने देखा होगा कि भैया रिसोर्सेज तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट, उन्होंने पार्ट्स में उसको बांट दिए हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया है। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो दैट विल बी बायोटिक एंड ए बायोटिक। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी की देखेंगे कि कितनी जल्दी खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब उसको कौन ओन कर सकता है, तो इट विल बी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, national and possibly international. And finally on the status of development, it will be potential, developed, stock and reserve. हम इसको आगे वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। ना सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्स के बारे में देखेंगे। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं और उनके अंदर लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल इट माइट बी ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज हो गया, लाइफ स्टॉक हो गए, एक्सेट्रा। लाइफ स्टॉक्स मतलब होते हैं जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो आपका कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पज़ के लिए काम आते हैं। दैट विल बी योर लाइफ स्टॉक। नाउ सेकेंड, abiotic resources. So what are abiotic resources? All those things which are composed of non-living things are called the abiotic resources. For examples, rocks and metals. तो अगर आपको अर्थ में से अगर किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर फॉर एग्जांपल सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है विच यू एक्सट्रैक्ट डाउन फ्रॉम द अर्थ, तो ये सारी चीज़ें एबायोटिक रिसोर्सेज में चली जाती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो इट विल बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल आप सबको पता ही होगा क्या होता है। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज द रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। मतलब आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फिजिकल तरीके से हो गया, केमिकल तरीके से हो गया, मैकेनिकल, वॉट एवर इट मे बी, दैट विल बी योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल अगर अपन बात करेंगे तो काफ़ी प्रोमिनेंट है, सोलार एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्स में चली जाती हैं। ओके नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज जो कि हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं, दे गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ओके लेकिन बनने में इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। डेफिनेटली हम लोगों ने देखा था क्लास 8 में, क्लास 9 में, कि किस तरीके से प्रोसेस होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। जो फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं वो बेड्स के अंदर कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर में आके। फाइनली फिर वो आपको फ्यूल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें। अब some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. तो definitely जो आपके fossils होते हैं वो non renewable होते हैं और वो एक time period आने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। Now when we talk about on the basis of ownership, तो दो पॉसिबल कंडीशन वापस से यहाँ से निकल के आती है। सॉरी यहाँ पर चार कंडीशन है। एक तो हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे आपने अगर चीज़ें खरीद रखी है, फॉर एग्जांपल अ पार्ट ऑफ लैंड,
जहाँ पर आप क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिसोर्सेज की कैटेगरी में चली गई जो कि इंडिविजुअल है. सेकंड, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स के बारे में अपन बोल सकते हैं, जो ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया है, ओके, बरियल ग्राउंड्स हो गए हैं. तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी रिसोर्सेज में चली जाती है. फिर आपका नेशनल और इंटरनेशनल आता है, तो हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सो these are also owned privately by the individuals. Many farmers own land with which is allotted to them by the government against the payment of revenue. तो जो ज़्यादा पैसे देने वाला है उसके पास उतना पार्ट ऑफ लैंड होना चाहिए, लैंड होता है, एक जो सीलिंग लिमिट है उसके अंदर होती है सारी चीज़ें. नाउ इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस. अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी. फिर सेकंड आते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज. तो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करे, सॉरी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई भी मेंबर हो तो वो उस जगह पे जा सकता है. ग्रेजिंग ग्राउंड हो, बरियल ग्राउंड हो, फिर विलेज हो, फिर पॉन्ड्स हो, एक्सेट्रा. नाउ पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, वॉट एवर इट में बी. नेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. तो ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि भैया जो भी चीज़ें हैं इस देश के लिए, ये यहाँ तक कि अपन भी है तो अपन भी अपने देश के हैं, तो डेफिनेटली अपने देश का पूरा हक बनता है उसकी चीज़ों पे. तो अब मान लो कि ऐसा होता है कि अगर आपका घर पर्टिकुलर जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में आ जाता है तो वो घर आपको देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि वो घर आपका है तो आपने उसको खरीद रखा है तो आप गवर्नमेंट को नहीं देंगे वो वाला. नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अगर इंडिया का प्रोजेक्ट है वो, जो कि आपकी बेनिफिट्स के लिए है और साथ में कंट्री का डेवलपमेंट करेगी, तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा. आप उसको नहीं रोक सकते हैं. ओके, अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है. जो ओशियनिक एरिया होता है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है. वो किसी भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, वो कुछ भी हो सकता है सी बेड के अंदर किसी भी तरीके का काम कर सकती है. दैट विल बी अर टेरिटोरियल वाटर जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में आ रहा है. नाउ 12 नॉटिकल माइल्स दैट विल बी 22.2 किलोमीटर्स अराउंड, एंड द रिसोर्सेज जो भी है वो सारे नेशन को बिलोंग करते हैं. ओके, नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज. तो देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा हो गया? सबसे प्रोमिनेंट आपका यूनाइटेड नेशंस. तो जो यूनाइटेड नेशंस है वो देखता है कि पर्टिकुलर जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं लॉज को वायलेट तो नहीं कर रही है, कि वो आपका जो 12 नॉटिकल माइल से बाहर जाके एक्सट्रैक्ट कर रही है. जो EEZ होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके वहाँ जाके आप जो भी अपना रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. दैट इज़ 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में. तो अगर वहाँ पर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको यूनाइटेड नेशंस की परमिशन लेनी पड़ती है. फिर उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में आपको देख के और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है. फिर लास्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्स. तो अब देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है. तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. तो रिसोर्सेज तो है लेकिन हमने उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं करे हैं. जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का और गुजरात का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड और सोलार एनर्जी की. डेफिनेटली क्योंकि आपका जो गुजरात है वो एक सी कोस्ट है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चलती है, तो आप वहाँ पर विंड एनर्जी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. एंड सोलार एनर्जी राजस्थान में अपन जानते ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो सोलार एनर्जी वहाँ से निकल के आ सकता है. लेकिन उसको अभी तक हमने इतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए कि इस पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज़ कर पाए. दैट विल बी योर पोटेंशियल रिसोर्स. नेक्स्ट, द डेवलप्ड रिसोर्स. The resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on the technology and the level of feasibility. Now अब हम लोगों ने अच्छे से एक सर्वे कर लिया है, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी देख लिया है कि कितने अमाउंट में वहाँ पर वो पर्टिकुलर रिसोर्स प्रेजेंट है, उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, कितना ज़्यादा वो यूटिलाइज होने वाला है, सारी स्टडी हो चुकी है. फिर उस रिसोर्स का डेवलपमेंट अब कैसे कब एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि नहीं है और वो फिजिबल है कि नहीं, वो चीज़ देखने के बाद में हम लोग ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं. तीसरा आपका बनता है स्टॉक. नाउ स्टॉक क्या होता है? तो मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव एन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. अब स्टॉक मतलब भैया वो चीज़ें जो आपके रिसोर्सेज आपके पास में रखे हुए हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास में निकालने के लिए. सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आपके पास में वहाँ पर देखा था कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली फीजिबल. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं आपके पास में निकालने के लिए, तो वो स्टॉक की कैटेगरी में चले गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका बन जाता है रिजर्व. तो रिजर्व जो होते हैं वो सबसेट होते हैं स्टॉक के.
मतलब आप ऐसे समझेंगे कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें यूज़ हो सकती है। जैसे कि रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम उसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। वो कोई भी आपका कंडीशन हो सकती है कि भैया पैसा जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए हम लोगों ने यूटिलाइजेशन कम रखा है। और आने वाले टाइम में आपके पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि जो कॉस्ट है वो इतनी नहीं निकल के आने वाली, तब हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, हमने रिजर्व के तौर पर रख रखा है कि भैया आने वाले टाइम में वो चीज़ें यूज़ हो जाएगी। दैट इज़ योर रिजर्व। Okay, now moving on to the development of resources. So resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Now ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, और इसीलिए हमने उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि हमको अब मेजर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है। नाउ व्हाट आर दिस मेजर प्रॉब्लम्स? द फर्स्ट वन इज़ दैट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स। अब कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने के लिए मिल रहा है। Second, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is have and have not, या फिर rich या poor। तो अगर इसको एग्जांपल के अपन तौर पे देखेंगे तो फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, तो स्टील का मेजर प्रोडक्शन इंडिया के अंदर केवल कुछ कंपनीज करती है, और उसमें से सबसे प्रोमिनेंट है केवल टाटा। एंड रिलायंस इंडस्ट्री है जहाँ पर वो पावर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर जैसे कि मैंने आपको ऑयल का बताया था एक्सट्रैक्शन सी बेड में से, तो वो भी रिलायंस के अंडर में आता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ फ्यू हैंड्स के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ पर रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज होते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. So here are some of the major problems due to the indiscriminate exploitation of resources। मतलब हमने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो बैलेंस है अर्थ का वो पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं। हमने पास्ट ईयर भी देखा था कि जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ था, तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह का मेल्ट होना, फिर वापस से फ्लड्स वगैरह का आना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका रिलेशन आ जाता है कि रिसोर्सेज को आप कितना ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। Now, an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. Yes, we know that. Now, therefore, resources planning is essential for sustainable existing of all the forms of life. Now, what do you mean by sustainable? अब sustainable development क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट होता है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, और इम्पॉर्टेंट भी है डेफिनेटली। अपन देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। इट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आप डेवलपमेंट करो। सेकंड, डेवलपमेंट जो हो रहा है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको डेवलपमेंट कंट्री का करना है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो तो अपन ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलेंगे कि इट इज़ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। सो वहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू डैमेज द इन्वायरमेंट, एंड सेकेंड वन दैट आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में। नाउ रियो डी जेनेरियो इंपॉर्टेंट अर्थ समिट हुआ था, द फर्स्ट अर्थ समिट इन द ईयर 1992। तो जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट was convened for addressing urgent problem of the environmental protection and the socio-economic development at the global level। अब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये चीज़ पता चला था कि इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरीके से ख़राब होते जा रहा है, तो सारे कंट्रीज़ के मेंबर्स ने डिसाइड करा था कि हम लोग एक जगह पे बैठेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमको आगे क्या करना चाहिए एंड क्या एक्शंस लेने चाहिए। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, एक एजेंडा बनाया गया था वहाँ पर। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 वहाँ पर अडॉप्ट कराया था। तो 21st सेंचुरी का है एक एजेंडा है, इसीलिए इसको एजेंडा 21 बोला जाता है, फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब आपको पता ही है क्या है, कि ऐसा डेवलपमेंट जो बिना किसी आपका जो पर्टिकुलर
इन्वायरमेंट उसको डैमेज करे बिना एंड फ्यूचर जो जनरेशन है उसके नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना जो अपन डेवलपमेंट करेंगे दैट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ अब एजेंडा 21 में ऐसा लिखा गया था, तो इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। अब इसका मेन एम क्या था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बेट environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities। तो कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करने वाली हैं। इन्वायरमेंट डैमेज को ख़त्म करना है, पावर्टी को रिड्यूस करके आपका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करना है, डिजीज़ को ख़त्म करना है, ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ाना है और ये सारी चीज़ें देखनी है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। नाउ लोकल एजेंडा 21 इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल। अब लोकल गवर्नमेंट दैट इज द पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू ड्रॉ देयर एजेंडा 21 इटसेल्फ। उनको जैसे अपना बनाना है वैसा बना सकते हैं, जस्ट दे हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन। इसीलिए हम लोगों ने नमामि गंगे या फिर आपका जो यमुना का जो क्लीनिंग का एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए लेके आई थी क्योंकि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में सोसाइटी को भी देखना था और ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग। नाउ प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। नाउ हमको प्लानिंग किसी भी चीज़ के लिए नेसेसरी होता है और हमको बिल्कुल रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज़ करना है तो वी शैल हैव सम प्लानिंग इन आवर माइंड। नाउ इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. तो डेफिनेटली जो आपका इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो इतना इक्वल नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो उन चीज़ों को हमको बिल्कुल अगर बैलेंस लेवल पे लेके आना है तो आपको प्लानिंग ज़रूरी है। सो देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज है। जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रीच्ड इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अब वहाँ पर ही अरुणाचल प्रदेश आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि आए दिन वहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह आपकी होती रहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इतना अच्छे से वहाँ पर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लाइक इन वाटर रिसोर्स। कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको ये देखने के लिए मिलती है कि एक जगह अगर कोई चीज़ रिसोर्स प्रेजेंट है तो दूसरी जगह वो आपकी चीज़ें नहीं है। इसीलिए दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो हर लेवल पे आपको एक बैलेंस लेके आनी पड़ेगी चीज़ें, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी आपकी इक्विटेबल चीज़ें होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग इंडिया में किस तरीके से होती है। तो एक स्टेबुलेटेड लेवल्स होते हैं, उस तरीके से होती है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले हम पता तो लगाएं कि अपने जो कंट्री है वहाँ पर कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो सबसे पहला यही स्टेप होता है, हम लोग सर्वे करेंगे, वहाँ पर जाके मैपिंग करने वाले हैं, क्वालिटी और क्वान्टिटेटिव तरीके से हम लोग एस्टिमेट्स लगाने वाले हैं कि वहाँ पर कितने रिसोर्सेज प्रेजेंट है। सेकेंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर हम उसको ऑन पेपर लेके आएंगे, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं, और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उसके लिए क्या हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, स्किल है या नहीं है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप आपका प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनता है। नाउ मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका पर्टिकुलर नेशन है उसको आप स्टेक पे रख के अपना पर्सनल जो डेवलपमेंटल प्लान है उसको अचीव करना चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है वो मैच होना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में, तभी चीज़ें आपकी इक्वल होती है, जैसे कि अपने पहले भी डिस्कस करा था। इंडिया हैज़ मेड द कंसंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया जो आपका नीति आयोग के नाम से अगर अभी आप जानते होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, जो पहले आपका प्लानिंग कमीशन के नाम से चलता था, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब। तो आपका ये इम्प्लीमेंट करा गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस की आपका जो 5 ईयर प्लान्स है। तो उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान्स में ये देखा जाता था कि अगले 5 साल में हम लोग क्या करने वाले, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, एक पूरा प्लानिंग बनाया जाता था, और तब से हम लोग प्लानिंग में काफ़ी अच्छे हैं। Now, the availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institution may hinder development। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी है वो एज ओल्ड है,
ठीक है, आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन आपके सही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स की अवेबिलिटी का कोई मतलब निकल के नहीं आता है. ऑन द कॉन्ट्रेंडरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. अब ऐसे रीजन्स भी होते हैं जिनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पर वहाँ पर रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवर्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. तो इंडिया के अंदर मेनली जो आपके जितने भी बाहर के लोग थे, यूरोपियंस थे, वो आए क्यों थे? वो लोग सबसे पहले उनका कभी ये नहीं था कि वो लोग राज करने आ रहे, उनका यही था कि वो लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से आ रहे. उन्होंने देखा था कि रिसोर्सेज इतने सारे हैं इंडिया के अंदर कि हम उसको एक्सप्लॉइट करके अगर बाहर यूरोपियन कंट्रीज में सेल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies. बस विद द पीरियड ऑफ टाइम फिर उन लोगों ने एक्सप्लॉइट करा, उसको वहाँ पर सेल करा यूरोपियन कंट्रीज में और अपनी सुप्रीमेसी को अपनी कॉलोनीज में इंक्रीज करा. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. सो एट द एंड ऑफ द डे यही समझाने की कोशिश करें कि अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी है और सही इंस्टीट्यूट है तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स का कुछ मतलब निकल के आता है जो आपकी कंट्री के अंदर अवेलेबल है. इंडिया has experienced all this in the different phases of colonization. Therefore, in India, developed in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people. Okay. Now next topic, conservation of resources. So resources are vital for the any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. तो डेफिनेटली जैसा कि बोला गया था कि सबकी नीड के लिए उतना अवेलेबल है कंट्री के अंदर, पर किसी भी पर्सन की ग्रीड के लिए उतना नहीं है. तो अगर आपको अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करके चलना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने जहाँ पर भी ओवर यूटिलाइजेशन दिखाया है, ग्रीडीनेस दिखाई है, तो सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलने वाली है. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhi ji was very appropriate in voicing his concern about resources conservation in this one. There is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन आपको समझ में आ गया होगा. ही प्लेस द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर द रिसोर्सेज डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल. Now he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. तो there is basic difference कि आप मास प्रोडक्शन से अच्छा है कि प्रोडक्शन करो बाय द मासेस, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है, पावर्टी डिक्रीज होगी और इकोनॉमी जो पर्टिकुलर कंट्री की इंक्रीज होने वाली है. ओके. Now, next topic, that is the land resources. We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. तो लैंड एक रिसोर्स की तरह है और हमको उसको काफ़ी ध्यान से यूज़ करना पड़ता है और एक असेट है लैंड अपने लिए डेफिनेटली. Therefore, it is important to use the available land for the various purpose with a careful planning. तो डेफिनेटली जो लैंड है ना वो एक फिक्स लिमिट में होता है. ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर अगर इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम पास वाली कंट्री पाकिस्तान को इंडिया के अंदर इंक्लूड कर ले, श्रीलंका को लेके आ जाए कि भैया आज से तुम लोग इंडिया हो. तो आप लैंड को तो इंक्रीज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको जो लैंड पहले से है उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, मतलब आप उसका बिल्कुल ढंग से यूज़ कर सकते हो. जो चीज़ें अगर सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आप चीज़ों को सेट करोगे तो सारी चीज़ें सही रहने वाली है. इंडिया इज़ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन. तो इंडिया का मेजर जो पोर्शन है वो प्लेन है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. Mountains account for the 30% of the total surface area of the country and ensures perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and the ecological aspects. तो जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो माउंटेनियस रीजन है और वहाँ पर पेरेनियल रिवर इंडस हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, तो वहाँ पर एक टूरिज्म जो है वो जनरेट होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटो रीजन. इट पजेस रिच रिजर्व ऑफ द मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट. जो बचा हुआ 27% है वो एक प्लेटो रीजन है जहाँ पर सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में.
अब लैंड किस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, तो ये फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। सबसे पहला तो फॉरेस्ट, हम सबको पता है कि देयर इज़ द नीड ऑफ फॉरेस्ट। तो इंडिया ने एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट रख रखी है कि देयर शुड बी 33%, द 1/3 पार्ट ऑफ द लैंड इन द नेशन शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर। ओके, लेकिन आज हमारा इतना परसेंट नहीं है, एंड वी आर जस्ट प्लानिंग कि हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कुछ लैंड होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि बैरन लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया है, जहाँ पर कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जहाँ पर आपने बिल्डिंग बना ली, रोड बना लिए, फैक्ट्रीज वगैरह बना लिए, वो सारी चीज़ें। नाउ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की अगर बात करेंगे तो परमानेंट पास्चर्स एंड द ग्रेजिंग लैंड फॉर द एनिमल्स, जो आपके काउस है, गोट्स है, बफेलोज है, उनके लिए अपन ने ग्रेजिंग लैंड बना रखा है और वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। सेकेंड, लैंड अंदर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स। अब ये आपका हो गया है कि नेट जोन एरिया में इसको इंक्लूड नहीं करा जाता है, बस ये यहाँ पर ट्री क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है। नाउ लास्ट हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड, दैट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो 5 साल तक आपने उस पर्टिकुलर लैंड को यूज़ नहीं करा है, आपने एग्रीकल्चर के लिए रखा है। सेम कैटेगरी आपकी फैलो लैंड्स की भी होती है। तो फैलो लैंड्स में बोल रहा है कि करंट फैलो जो कि आपने छोड़ रखा है पूरा एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं करा है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, एक कल्चरल ईयर हो चुका है और आपने उसको अभी तक यूज़ नहीं करा है, तो वो आपका करंट फेलो लैंड में चले जाएगा। तो अदर देन करंट फेलो में चले जाएगा 1 से 5 साल तक के बीच का, और मोर देन 5 ईयर्स की बात करेंगे तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो जाएगा आपका ऊपर वाला पार्ट। ओके, नाउ लास्ट पार्ट आता है आपका नेट सोन एरिया। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सोन एरिया तो बेसिकली ये होता है आपका कि कितना आपने जो प्लांट्स वगैरह है उसको ग्रोथ के लिए आपने कितना वहाँ पे शो कर रखा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं आपकी नेट सोन एरिया। और अगर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करेंगे तो आपने अगर 1 साल के अंदर अपने उसी पर्टिकुलर लैंड को अगर 2-3 बार वहाँ पर शो करें हैं सीड्स को, साथ में जो नेट सोन एरिया है उसको भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो दोनों मिला के आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा। So this was your part 1. I hope the things are clear and the rest will be continued in part 2. Thank you very much.